जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS मेंटोर में। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी मेंस 2023 के जीएस पेपर हो चुके हैं। होप आप सब लोगों ने एटलीस्ट जीएस पेपर देख लिए होंगे। भले इसका एनालिसिस किया हो या ना किया हो, मैं आपसे इतनी उम्मीद रखता हूं कि आपने जीएस पेपर एटलीस्ट देख लिए होंगे। जो भी एस्पिरेंट 2024, 25, 26 की प्रिपरेशन कर रहा है, आप लोगों को पेपर देखना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि पेपर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वो सब कैसे पता चलता है? वो पता चलता है पेपर से। ठीक है, तो आप जाके पेपर देखिए। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ठीक है, और रही बात एनालिसिस की, तो वो हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि लर्निंग एंड इनसाइट फ्रॉम मेंस 2023 जीएस पेपर एनालिसिस। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इतना रिसर्च करने का। इस वीडियो में आप देखोगे कि मैंने कितना रिसर्च किया है। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो भी मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। यूपीएससी मेंस 2023 जीएस पेपर एनालिसिस कि पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, सबके माइंड में भी यही चल रहा है कि पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, तो गौर फरमाइएगा। आप लोगों ने प्री तो दिया होगा, यदि नहीं दिया होगा कम से कम पेपर तो देखा होगा। क्या होता है जब आप प्री एग्जाम देने के बाद बाहर निकलते हैं, तो जो कोचिंग माफिया है और कुछ जो नए नवेले दूल्हे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे पेपर तो बहुत ईजी था, अरे हम होते तो इतना बना देते, अरे ये तो हमारे नोट से आया था। ठीक है, तो ये सब चीज आपने सुनी होगी, और बाहर निकल के आप गाली बकते हो उनको, अरे क्या बोल रहा है, पेपर इतना ईजी भी नहीं था। एग्जाम हॉल में बैठते तब समझ में आता, पसीने छूट जाते, इतना पेपर टफ था। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो रियल टाइम में पेपर दिया है ना, वो उन लोगों ने नहीं दिया है। आप लोगों ने रियल टाइम में बैठकर एग्जाम दिया, तो आपको पता है कि पेपर कितना इजी था, कितना टफ था। उसी तरह क्या होता है जो मेंस का पेपर होता है, मेंस का पेपर भी हम लोग जब बाहर बैठकर देखते हैं तो हमको वो इजी लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उस पेपर को 2-3 बार देख लिया है। यदि वही पेपर आपको रियल टाइम में देखने को मिलेगा ना, तो पसीने छूट जाएंगे, ऐसा पेपर आता है। ठीक है, तो बाहर बैठकर जज करना ये ज्यादा सही नहीं होता। हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको क्या लर्निंग मिलती है इस पेपर से, हम कैसे प्रिपरेशन करें। लेकिन बाहर बैठकर डिसाइड करना कि अरे पेपर तो बहुत इजी था, तो ये बहुत गलत हो जाता है। पेपर को आप मॉडरेट में रख सकते हैं कि हाँ ठीक है मॉडरेट था, इतना इजी भी नहीं था जितना लोग बाहर बोल रहे हैं, कोचिंग वाले बोल रहे हैं। कोचिंग वाले इसलिए बोल रहे हैं कि अरे पेपर हमारे नोट से आया है। ठीक है, ताकि जो न्यू एस्पिरेंट हैं, ठीक है, उनको अपनी तरफ खींचा जा सके, एडमिशन दिलाया जा सके। तो कोचिंग वालों की बातों में बेकाबे में ना आए। ठीक है, प्रिपरेशन सेल्फ हो सकती है। ठीक है, कैसे करनी है हम देखेंगे इस वीडियो में। ये नहीं कि कोचिंग वालों की वीडियो देखकर आपको लगे कि यार उनके नोट से आ रहा है, हमको उनकी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो यूपीएससी को कोचिंग वाले नहीं चला रहे हैं। ठीक है, कि सिर्फ डायरेक्ट उनके नोट से आ जा रहा है, उन्होंने जो पढ़ाया वहां से आ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग और कान खोल के रखिए, समझिए, पेपर का एनालिसिस कीजिए कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। सेल्फ कर रहे हैं तो कैसे प्रिपरेशन करें। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम थोड़ा कट ऑफ की बात करें तो पेपर कितना भी आए, थोड़ा इजी भी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, कट ऑफ वही आसपास घूम रहा है। क्या आया देखो, 2022 की बात करोगे 748 कट ऑफ क्या था, 748 कट ऑफ था। 2021 की बात करें 745 था। फिर 2020 की बात करें 736 था। तो जो कट ऑफ है वो तो उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, 4-5 नंबर ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, तो पेपर कैसा भी आए, कट ऑफ आपका इसी के आसपास घूम रहा है। क्या मैटर करता है पेपर टफ था या इजी था? आप क्यों डिसाइड कर रहे हो इतना? ये तो वही बात हो गई कि प्री देने के बाद कोई दूसरा डिसाइड कर रहा है पेपर इजी था, टफ था, और आप लोग गाली बक रहे हैं, अरे भाई इतना इजी भी नहीं था। कभी एग्जाम में बैठ के देते तो समझ में आता कितना इजी था पेपर, है ना? तो पेपर इजी था, टफ था, वो सब छोड़िए। आप पेपर से सीखिए कि पेपर से आपको क्या लर्निंग्स मिलती हैं, हम अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करें।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इस पीडीएफ में मैंने जो हमारा सिलेबस है उसको डाल दिया है। अब जो ये हाईलाइट है ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इन पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या लर्निंग मिलती है, पेपर से हमको क्या लर्निंग मिलती है कि हमको अपना सिलेबस अपने साथ रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम जीएस पेपर 1 जो है उसका पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे कि किस तरह पीवाईक्यू हमारे मेन एग्जाम में हेल्प करते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू का नजरअंदाज कर देते हैं और कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ठीक है, कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा आप यदि पीवाईक्यू करोगे तो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। मैं क्यों बोल रहा हूं वो आप देखिए इस वीडियो में। ठीक है, क्या होता है जो पीवाईक्यू होते हैं उनकी थीम जो है वो रिपीट हो जाती है, या तो उसी पैटर्न में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन द अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन नेशनलिज्म। ठीक है, अब यहां देखिए पहला क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं इसमें, है ना, डिफरेंट अप्रोच की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। थर्ड क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी थीम ऐसे रिपीट हो गई। ठीक है, गांधीयन फेज, गांधीयन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, मेन एग्जाम के लिए। देखिए गांधी फेज कितना रिपीट हो रहा है, महात्मा गांधी, गांधीयन जो फेज है वो वैसे इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, ऊपर से दो क्वेश्चन आप देखोगे तो सेम पैटर्न पर रिपीट हो चुके हैं। तो इससे आप क्या सीख सकते हो कि जो महात्मा गांधी थीम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, कंपैरिजन पूछता है तो आप ये सोचिए कि महात्मा गांधी के साथ कंपैरिजन करके हम कैसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आप यहां से सीख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। अभी जो क्वेश्चन है ये क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑफ एंड एसेस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये थीम कैसे रिपीट हुई है, थीम देखिए आप, वाटर स्ट्रेस। सेकंड आप देखिए ये है मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड इंपैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज। तीसरा आप देखिए क्रायोस्फीयर इफेक्ट। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट के चक्कर में। फिर आया इंडिया इज वेल इंडोर्ड विथ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, क्रिटिकल एग्जामिन व्हाई इट स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैरिसिटी। तो ये क्या है, सेम थीम है। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है ये इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, तो यहां से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आपको इस थीम को प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए यूपीएससी का, जीएस पेपर 1 का। ये क्या, कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स। ठीक है, अब ये देखिए, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मेजर ट्राइबल अपराइजिंग इन ब्रिटिश इंडिया इन द 19th सेंचुरी। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ट्राइबल जो है इंपॉर्टेंट थीम है। पीवाईक्यू देखिए आप, यदि आपने इस पीवाईक्यू को किया होता। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मेजर ट्राइबल अपराइजिंग इन ब्रिटिश इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो किस कैसा कैरेक्टर था, अभी यदि आप इस क्वेश्चन को लिखे होते। ठीक है, तो इतने डायमेंशन आपके पास होते, आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लिए होते। चलो अब बात करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड एमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। अब यंग वुमेन का जो सुसाइड इंक्रीज हो रहा है उसमें एक भूमिका पेट्रियार्की जो इंपैक्ट होता है उसको भी होती है। ठीक है, फिर आप देखिए कंटिन्यू चैलेंज ऑफ वुमेन। यदि आपने इन क्वेश्चन को किया होता तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाता, नहीं बनता क्या। यहाँ पे जो रीजन है वही तो रीजन यहाँ पे है, कुछ डेटा एक्स्ट्रा आपको जरूरत पड़ती, वो आप मैगजीन से कवर हो जाते हैं। लेकिन जो पॉइंट जनरेट होते हैं वो तो यहीं से होंगे ना, जो ये पॉइंट जनरेट कर रहे हैं। इन क्वेश्चन में जो पॉइंट लिखते हैं वही पॉइंट आप इसमें लिखते हैं, तो ये हेल्प करते हैं पीवाईक्यू हमारा मेन एग्जाम में। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। अभी आप जब क्वेश्चन देखोगे, ये देखिए क्वेश्चन, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म, hence caste system cannot be eradicated in India. Comment. Caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society. Elaborate आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये सेम थीम रिपीट नहीं हो रही है, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम लग रहा है, थीम भी रिपीट हो रही है। ये आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते थे, क्योंकि इतने पॉइंट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है
कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशन के लिए। फालतू की टेस्ट सीरीज करने से अच्छा है यदि आप पीवाईक्यू करोगे, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाओगे, नोट्स तैयार रखोगे, तो क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो मेंस एग्जाम में। अब बात करते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म अराइजेस आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन। अब कम्युनलिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट थीम है, पीवाईक्यू आ चुके हैं। मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे क्वेश्चन का, और भी क्वेश्चन आ चुके कम्युनलिज्म के। सब कुछ सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाल सकता मैं, मैंने एक एक एग्जांपल डाला, एक एक दो दो क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आप देखिए कम्युनलिज्म कितनी इंपॉर्टेंट थीम है। और कम्युनलिज्म जो है ये आपका सिलेबस में भी पॉइंट एज इट इज लिखा हुआ है, देखो आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए कम्युनलिज्म, सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके अंदर आता है कास्ट, ठीक है, पॉवर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अर्बनाइजेशन। तो ये सब थीम है, सिलेबस में लिखी हुई है, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू में दिए हुए हैं, देखिए, अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसिस। तो ये देखिए अर्बनाइजेशन आपका सिलेबस में पॉइंट था, पीवाईक्यू भी आया हुआ। कैसा पीवाईक्यू देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइज ऑफ द पुअर, डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम। अब जो पुअर वाला जो सिस्टम है ये सोशल प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो कैसे अर्बनाइजेशन पुअर को मार्जिनलाइज करता है, तो वो आप यहां से देखिए ना, डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम विच ओरिजिनेट आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब यदि इस क्वेश्चन को किए होते हैं तो इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे क्या? बना सकते थे, इजिली बना सकते थे। यदि पी वाई क्यू आपने किए होते तो एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन को डील करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। 7 मिनट में क्वेश्चन को खत्म करना तो 7 मिनट में ही करते, ये नहीं कि 8 मिनट में करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। ठीक है, अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, उसमें ये पॉइंट था, ठीक है। अब एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पीवाईक्यू भी आप देखिए। अब देखिए, डिस्कस द कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। अब क्या पूछा, क्लाइमेट चेंज का कंसिक्वेंस किस पर, फूड सिक्योरिटी पर। अब यहाँ देखिए, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्स, थीम सेम है, वहां पे फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे वाटर रिसोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का और कहाँ पे देखो, डेड जोन, मरीन इकोसिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो क्या है, ये सेम थीम है ना, क्वेश्चन भी एक सिमिलर लाइन पर ही है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट यहाँ पूछा फूड सिक्योरिटी पे, यहाँ पूछा वाटर रिसोर्स पे। एक वाटर रिसोर्स ये वाला है, एक अपना मरीन इकोसिस्टम वाला है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कमेंट ऑन द रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस एंड नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दिस एरिया। अभी क्वेश्चन देखिए आप, पीवाईक्यू जो आया हुआ है, क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशन विच कैन बी हार्नेस टू मीट द रिसोर्सेज क्राइसिस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये क्या, जो रिसोर्सेज जो है ओशन के रिसोर्सेज हैं, तो जो रिसोर्सेज ओशन में रहेंगे तो वही तो कोस्ट लाइन पर रहेंगे ना, कुछ अलग रिसोर्सेज रहेंगे क्या? यदि इसको मैं इसको लिखा होता तो यहाँ से कुछ पॉइंट तो आपको ऐसे मिल गए होते जो आप यहाँ पे आराम से इसको लिख सकते थे। इतने पॉइंट आप यहाँ से जनरेट कर लिए होते कि आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे, यहाँ पॉइंट आप जनरेट कर सकते थे। तो ये मदद मिलती है हमारे पीवाईक्यू की, कि आपके पास इतने पॉइंट आ जाते हैं। यदि वैसा सिमिलर क्वेश्चन या उसी पैटर्न पर क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, यदि उसी थीम पर क्वेश्चन रिपीट होता है, आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लगने में तो आपको लगेगा अरे बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, ऐसा ऐसा टॉपिक से ही आए थे, लेकिन एग्जाम में आप टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम रहता है आपके पास। 150 वर्ड आपको 7 मिनट में लिखना है, 250 वर्ड आपको 11 मिनट में लिखना है। उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, और पॉइंट भी जनरेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इस पेपर में आए थे, ठीक है, तो 10th क्वेश्चन, 6th और 12th, ये ऐसे क्वेश्चन है, आप एग्जाम में इनके लिए पॉइंट जनरेट करना इतना इजी नहीं होता, आपके पास इतना कंटेंट नहीं होता कि आप इनको लिख सको। जैसे कि हम बात करें, बच्चे को दुलारने की जगह मोबाइल फोन ने ले ली, बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। अरे इसमें पॉइंट जनरेट करना टफ हो जाता है, इतना इजी नहीं होता जितना ये देखने को लग रहा है क्वेश्चन।
आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एग्जाम के टाइम पे एक लिमिटेड टाइम पर उतने प्रेशर में इसमें पॉइंट जनरेट करना इजी नहीं है। अब हम देखते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन, फ्योर्ड कैसे बनते हैं, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। अब हाउ आर द जो फ्योर्ड फॉर्म, ये तो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, है ना। अब रही बात ये वाई डू दे कंस्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस एरिया ऑफ द वर्ल्ड, भाई अब ये क्यों करते हैं, हमको क्या पता भाई। अब इसमें क्या पॉइंट लेकर आओगे, 150 वर्ड में लिखना है, एक डेफिनेशन तो आप लिख दोगे, हाउ आर द फोर्थ फॉर्म, जो प्योर फॉर्म, ये तो आप लिख दोगे, लेकिन ये सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं, ये किसको पता भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देख, सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे, उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। अब भाई जिसने अपना सल्तनत काल नहीं पढ़ा हो, ठीक है, जिसने मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए कितना टफ क्वेश्चन है। मैं तो ये मानता हूं कि जिसने पढ़ी है उसको भी नहीं पता होगा कि तकनीकी बदलाव क्या क्या हुए थे, ऐसा तो पढ़ता ही नहीं है कभी, इतना डीप में तो कोई पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन 3-4 रहते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए आपके पास कंटेंट नहीं होगा, रिलेवेंट कंटेंट ही नहीं होगा, उसको सिर्फ आप मैनेज कर सकते हो कि अटेम्प्ट हम कर लें क्वेश्चन को। वैसे क्वेश्चन जो है इनके पीछे नहीं भागिए, आप भागिए जो 15-16 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अभी देखिए एक और क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया क्यों कहलाता है। अब ये भाई जिसको भोजपुर नहीं पता और जिसको पूर्वैया क्यों कहलाता है भी नहीं पता भाई। इस दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया, वाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वैया। अब किसी को नहीं पता ये पूर्वैया और ये भोजपुर रीजन, तो क्या लिखेगा, हाउ इज द डायरेक्शनल सीजनल एंड विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन, वहां के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित करता है। अभी क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब कोचिंग वाले क्या देखते हैं, अरे ये तो मानसून का क्वेश्चन आया, हमने मानसून पढ़ाया है, ठीक है। अब तो कोचिंग वाले क्या बोलते हैं, अरे ये तो हमारे नोट से आया, तो मानसून का क्वेश्चन है। भाई मानसून का क्वेश्चन है तो हमें भी पता है, अभी पूर्वैया क्या होती है ये थोड़ी ना पता, ठीक है। अभी सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित करती है ना, ये तो तुमने भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे बेवकूफ बनाते कोचिंग वाले। अभी क्या है, जो नए स्टूडेंट है ना, जो बिगिनर्स हैं, उनको अपने तरफ खींचने के लिए ऐसा कोचिंग वाले करते रहते हैं, इतना आप उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुई है, ठीक है। कोचिंग करने से कोई मतलब नहीं है, वो भी स्पेशली मैं बोलूं तो जीएस के लिए कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं है। जीएस की प्रिपरेशन आप खुद कर सकते हैं, कैसे करना है आपको समझ में आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं पूरे, उनकी थीम रिपीट हो रही है ना। और ये जो पॉइंट है ये सिलेबस से डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए, है ना। सारे डायमेंशन जो है वो कवर कीजिए हर एक पॉइंट के, और अपना जो पीवाईक्यू इनको प्रैक्टिस कीजिए, ना कि किसी कोचिंग में जाके अपना 2 साल वहां पे बर्बाद कीजिए। अब बात करें हम जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 का सिलेबस के कुछ पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बने, ये मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे देखिए ई गवर्नेंस क्वेश्चन आया हुआ है ना, इश्यू रिलेटिंग टू पॉवर्टी हंगर, यहाँ से भी वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन यहाँ से आया हुआ है। और बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इशूइंग अराइजिंग आउट देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट अदर कंट्री, कंपेरिजन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, है ना, लोकल लेवल पर चैलेंज पूछ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इससे हमको फिर से क्या सीखने को मिल रहा है, हमको अपना सिलेबस अपने पास रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं कि पीवाईक्यू की इसमें इंपॉर्टेंस कितनी है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोच टू पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। अभी देखिए जुडिशियल सिस्टम पहले कंपेयर करने के लिए आ चुका है। फिर देखिए फ्रांस क्या सीख सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर क्या इंडिया एंड यूएसए, इनका कंपैरिजन कर दिया। फिर इंडियन फ्रांस का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ गया।
फिर क्या है, इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूएसए एंड इंडिया। तो ये देखिए सेम थीम रिपीट हुई हो रही है, कंपैरिजन पूछ रहा है दो देशों के बीच में। अब आप देख लीजिए कौन कौन से देश आ रहे हैं भाई, यूके पूछ रहा है, यूएसए पूछ रहा है, फ्रांस पूछ रहा है। फ्रांस यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, ठीक है। यूएसए आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो। यूके ये आ चुका था, अब यूके फिर से पूछ लिया। तो आपको समझना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, कोचिंग के अंधभक्त ना बनिए। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, द स्टेट इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू empower अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली, कमेंट। अब ये क्या, ये भी ये क्या है, लोकल बॉडीज जो है हमारा, है ना, अपना पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें इनको एम्पावर करना है फाइनेंशियली एंड फंक्शनल, अपना फाइनेंशियल एंड फंक्शनली। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो पहला पंचायत वाला, इसमें भी आपको वही आंसर लिखना है, इसमें भी आपको वही आंसर लिखना है, सेम पॉइंट रहना है आपके, घुमा फिरा के पॉइंट लिखना, लेकिन पॉइंट आपके सेम जाने वाले। ठीक है, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्या व्यू हो सकते हैं इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, पंचायत का ये पूछ लिया क्वेश्चन। एब्सेंस ऑफ अ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये नॉट इफेक्टिव क्यों है, तो ये सब आपको लिखना है, क्यों है, तो फाइनेंशियली फंक्शनली, तो यही तो पॉइंट आना है आपका इसमें। तो यदि इन क्वेश्चन को कर लिए होते तो ये क्वेश्चन में पॉइंट की कमी होती क्या, पॉइंट जनरेट नहीं कर पाते क्या, इजिली इजिली कर पाते। अभी देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए 2023 में फिर से क्वेश्चन आया था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develop into a thrive democracy. In light of the state, evaluate the role play by judicial activism in achieving the ideal of democracy. अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर किस लिए बनाया गया था भाई, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ये देखिए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू क्यों कर पा रही है, क्योंकि भाई वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको, यदि नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, ठीक है, उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे, इससे क्या होगा, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये सब जो क्वेश्चन है सेम थीम पर रिपीट हो रहे हैं, यदि इनको आप करोगे तो आपके पास पॉइंट की कमी नहीं होने वाली। अब बात करें हम 2023 का एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमेटी हेल्प इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, व्हाई डू यू थिंक द कमेटी आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क। सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विथ कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायमेनिज्म, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, illustrate with special reference to the expanding horizon of the right to life and personal liberty। ये देखिए क्वेश्चन लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आर्टिकल 21। अभी ये क्वेश्चन को किए होते तो इसमें इसका डायमेंशन आप पुट नहीं कर सकते थे क्या, यहाँ पे जो आप केस लिखे थे तो वो यहाँ पे नहीं लिख सकते थे क्या। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, सेम ही चीज है। अब बात करें एक और क्वेश्चन देखिए, इंडियन डायस्पोरा, ये देखिए इंडियन डायस्पोरा, सेम, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखिए इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री, कमेंट विद एग्जांपल। यहाँ देखिए क्या बात कर रहा है, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट, बताओ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, फिर भी आपको PYQ नहीं करना है ना, आपको क्या करना है, आपको जाके कोचिंग की टेस्ट सीरीज में पैसा बर्बाद करना है। तो ये फायदा होता है हमारा PYQ का, यदि PYQ आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, इंडियन डायस्पोरा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले साउथ ईस्ट एशियन कंट्री,
है ना, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी देखिए, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच, डू यू एग्री? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये देखिए, देयर इज ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया, द श्रिंकिंग ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर। अभी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है क्या ये? इससे क्या हो रहा है? द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द पुअर टू स्पेंड मोर ऑन नॉन फूड इसेंशियल आइटम, स्क्वीजिंग देयर फूड बजट। ये कोड देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम नॉट सो इफेक्टिव। ठीक है, नॉट सो इफेक्टिव। डू गवर्नमेंट स्कीम uplifting vulnerable and easily do a government scheme for uplifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources of them lead to their exclusion in establishing businesses in urban economy। अब बताइए, 3 क्वेश्चन आप लिखे होते हैं, तो ये क्वेश्चन लिखने में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? कोई थी क्या? आप बताइए, खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं करना है पीवाई क्यों? अभी देखिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव सक्सेसिड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन स्किल एंड एम्पावरमेंट। अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम नीड टू बी स्ट्रेंथन टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। ये देखिए, ये क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही तो है ये भी। क्या हो रहा है? वोकेशनल एजुकेशन मिल रहा है, स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल, इसको स्ट्रेंथन कर रहा है, नहीं कर रहा है? ठीक है, अभी देखिए एक और क्वेश्चन, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस सेम थीम रिपीट हुई है। ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ क्या पूछ रहा है? ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज ensured in effectiveness, transparency and accountability in government. What inadequate hamper the enhancement of these features? अब सेम थीम रिपीट हो रही है। कभी आपको सेम थीम रिपीट होने मिलेगी, कभी सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे थे, ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, इंडियन डायस्पोरा हो गया, सेम क्वेश्चन पूछ दिया था लैंग्वेज चेंज करके, सेम क्वेश्चन पूछ दिया लैंग्वेज चेंज करके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, एससीओ का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2021 में पूछा था, फिर से पूछ दिया। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये किसी से नहीं बनने वाले। 3-4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने मिलेंगे। क्या होता है, यदि पीवाईक्यू अपने अच्छे से करें, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके नोट्स हैं, तो आप 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। रही बात 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं, वो किसी से नहीं बनते। सब कोई कुछ भी लिख कर आ रहा है उन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चन है, आप उनके पीछे मत भागिए, आप भागिए 15-16 क्वेश्चन के पीछे। उसके लिए क्या करना है? आपको पीवाईक्यू करना है और जो हमारा सिलेबस है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, मेरे नोट्स से कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए, क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स ही वैसे फॉर्म में बनाए। एक टेम्पलेट है वो, जो नोट्स नहीं है मेरा टेम्पलेट है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसे मॉडिफाई करके मैं उसमें लिख दूंगा। तो आपको टेम्पलेट तैयार करनी है हर टॉपिक पर। ठीक है, कोचिंग के नोट्स के पीछे भागोगे, कोचिंग कोचिंग करोगे तो कुछ नहीं होना उसमें। कोचिंग के नोट्स से आप एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। वो कहानियां लिखाते हैं, वहां पे कहानियां नहीं लिखनी है आपको। 150 वर्ड में आंसर लिखना है और 250 वर्ड में आंसर लिखना है। कैसे लिखना है उसके लिए आपके पास खुद रेडीमेड टेम्पलेट होनी चाहिए। क्वेश्चन आए और घुमा फिरा के आपको उसे मॉडिफिकेशन करके लिख देना है। ठीक है, हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए जो भाई किसी से नहीं बनने वाले। कौन कौन से क्वेश्चन थे? 13 को नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी कोचिंग वाले जो हैं वो तो बोल रहे हैं भाई ये तो प्रेसिडेंट रूल का क्वेश्चन है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल का क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में बैठ के बनाइए, समझ में आएगा कैसे बनता है क्वेश्चन। इसमें क्या बात कर रहा है? संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से
अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द reduced frequency of using Article 356 by the Union government since mid 1990s। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं भाई, अरे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फिर उसमें हम देखते हैं कि यह प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया गया, इसको ज़्यादा ना लगाया जाए, इसके लिए कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन है, ठीक है, इसका मिसयूज हो रहा है, क्यों हो रहा है मिसयूज, तो हम ये सब पढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया कि भाई इसका जो लगाने का फ्रीक्वेंसी है वो कम हो चुकी है, क्यों हो रही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो भाई इसके पॉइंट आपके पास है क्या? हमने अपना तैयारी इस तरीके से नहीं करी कभी कि ये पॉइंट हम जनरेट कर पाए। तो इस क्वेश्चन को लोगों ने लिखा होगा, प्रेसिडेंट रूल समझा दिया होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, इस तरह के कुछ ना कुछ लिख के आ गए होंगे, लेकिन जो इसकी मेन डिमांड थी क्वेश्चन की वो कोई पूरा नहीं कर पाया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन पढ़ रहा है आज के टाइम पे? माना कि न्यूज में था, ठीक है, न्यूज़पेपर में था, लेकिन न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ते हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको आप प्री के हिसाब से पढ़ लेते हो, और जो लिखा भी होगा तो गिनती के लोग होंगे इसको, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके बारे में रिसेंट के कुछ डिसीजन होंगे वो सब पढ़ा होगा। लेकिन मैक्सिमम जो पब्लिक थी उसको नहीं मालूम भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, पता है बस उसके बारे में 3-4 लाइन लिख देगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है भाई, रिसेंट डिसीजन पूछ रहा है। अब जब तक आप रिसेंट डिसीजन नहीं लिखोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा इसमें? इस क्वेश्चन को भी डील किया होगा लोगों ने, लेकिन इसकी जो डिमांड थी क्वेश्चन की, जितना अच्छे से आंसर लिखा जा सकता था वो आंसर नहीं लिखा पाया होगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी कमीशन पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, हमारे पास इनके नोट्स होते हैं, ठीक है। ओबीसी कमीशन जो होता है उसके होते हैं, वुमेन कमीशन होता है उसके होते हैं, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके नहीं होते हैं। इसको हम इतने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आईएमओ को पूछ लिया। अब आईएमओ हम प्री के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन इसको लिखना भाई तुम्हें 250 वर्ड में। अब इतना कंटेंट है क्या तुम्हारे पास? प्री के लिए नहीं होता इतना कंटेंट तो आईएमओ लिखने के लिए। अब इसको 250 वर्ड में लिखना, 3 पेज भरना है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको एग्जाम हॉल में इनके लिए पॉइंट जनरेट करना रियल टाइम में, इतने प्रेशर में, वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लिखने वाले लिखे होंगे, ठीक है, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लोग, ठीक है, और नहीं करेंगे तो सिलेक्शन भी मुश्किल है। इन क्वेश्चन को डील करना अपने में चैलेंजिंग है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन को तब डील किया जा सकता है जब आपने अच्छे से आंसर राइटिंग की हो, आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने की हैबिट हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता लेकिन आप उसको फिर भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को डील कर जाओगे। कम से कम आप इतना लिख लोगे कि आपको 2-3 नंबर इनमें मिल जाए। यदि 2-3 नंबर भी मिल रहा है तो आपके पास 3-3 6-3 9, मतलब 6 से 10 नंबर आप इजिली निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। एक क्वेश्चन आया था ये, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनामिज्म, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट रिपीट हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब भी बताइए, आपको कोचिंग करनी है क्या? करनी है क्या कोचिंग? ये भाई एनसीईआरटी पढ़ के यूट्यूब से हमारी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। 2 लाख रुपए देने से अच्छा भाई आप खुद एनसीईआरटी पढ़ो ना। एनसीईआरटी से सब बन रहा है, प्री में भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सिलेबस आपके पास है ही, पीवाईक्यू आपके पास है ही, और क्या चाहिए? चलो आगे देखते हैं। पेपर 3 का सिलेबस है। यहाँ से ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए, कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट से बना हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ से बना हुआ है, क्रॉपिंग पैटर्न से बना हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज से क्वेश्चन है, लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट खुद एक थीम है, इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। सिक्योरिटी से है, जिसमें टेररिज्म है, और सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, बॉर्डर एरिया। ऐसे कुछ जो सिलेबस के पॉइंट है
यहाँ से क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, हम देखते पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजप्शन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, हाउ इज द एम्फेसाइज ऑन सर्टेन क्रॉप ब्रॉट अबाउट चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इन रिसेंट पास्ट। ठीक है, यहाँ भी चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं रिसेंट पास्ट में। हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंजेस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को किए होते तो इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, पॉइंट्स की कमी नहीं होती। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज इशू राइज्ड WTO फूड सिक्योरिटी बिल कंसर्न इट हैज जनरेटेड इन WTO। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज करके पूछ दिया आपसे। फिर यहाँ देखिए कि ई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, एक्सप्लेन इट। ये देखिए, हाउ कैन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हेल्प फार्मर टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, व्हाट स्टेप हैज द गवर्नमेंट टेकन इन दिस रिगार्ड। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके फिर पूछ दिया। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या भाई, यहाँ से ई टेक्नोलॉजी की बात ही तो हो रही है अभी। ठीक है, वो फार्मर को कैसे हेल्प कर रहा है, वही सब चीज़ है। फिर ये देखिए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एग्जामिन द प्रॉब्लम। अभी डिजिटलाइजेशन क्या है भाई, ये भी तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट टेकन किस क्या स्टेप ले रही है वो आप लिखिए यहाँ पे। सजेस्ट इंप्रूवमेंट में भाई गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो आप लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, स्टेप द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। ये देखिए, लैंड रिफॉर्म क्वेश्चन आ चुके हैं, थीम सेम रिपीट है। अब कुछ पॉइंट आप जब लिखोगे तो इसके कुछ ऐसे पॉइंट आपके पास होंगे वो आप इसमें आराम से लिख सकते हो। अब देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इकोनॉमी। यहाँ देखिए, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इंडियन वेटलैंड से सेम क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब ये यदि आंसर लिखते हो तो उसका सेकंड पार्ट आपसे बन जाता। अब IPCC हैज प्रिडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइजेस, इतना इतना बढ़ेगा, इम्पैक्ट इन इंडिया एंड द अदर कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन। अभी देखिए, क्लाइमेट चेंज तो यही बात करता है ना, IPCC किसकी बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम है। हाउ इंडिया विल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। हो गया, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, इम्पैक्ट इन इंडिया एंड द अदर कंट्री। इंडिया के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भाई ये पड़ रहा है ना, क्या पड़ रहा है, कोस्ट लाइन जो है, ठीक है, अफेक्ट होगी, तो वो सब अपने यहाँ पे लिखा है, वही तो लिखना है यहाँ पे। अलग से क्या लिखना है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लिखना है हिमालय का, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपको हिमालयन का पूछ ले क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, डिस्कस सेवरल वे इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इसकी हेल्प से फ्यूल बनाना और फ्यूल के शॉर्टेज को मीट करना, ये किसका पार्ट होता है, ये होता है बायोटेक्नोलॉजी का। वाई इज देयर सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, हाउ इज द एक्टिविटी बेनिफिट द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। ये अलग भाई, क्या पता नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अब देखिए, विनिंग ऑफ हर्ट्स एंड माइंड इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया इज एन एसेंशियल स्टेप इन रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, discuss the measure adopted by the government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir. The scourge of terrorism is a grave challenge of national security. What solution do you suggest to curb this growing menace? What are the major resources of terrorist funding? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है भाई, आप यदि क्या बताएंगे, सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट टू कब दिस ग्रोइंग मिनेंस। तो सॉल्यूशन आप ये तुम बताओगे नहीं ना भाई, इनको गोली से मार दो भाई, कुछ तो बताओगे कि उनका हार्ट और माइंड कैसे जीता जा सकता है, क्या क्या आप उसमें काम कर सकते हो, क्या क्या स्कीम चला सकते हो। तो ये दो चीज बताओगे ना, एक तो सिक्योरिटी फोर्स क्या कर सकती है, और एक उनके हार्ट एंड माइंड को कैसे जीत के हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यदि हार्ट एंड माइंड यदि आप जीतोगे तो ओवरग्राउंड वर्कर है भाई, इनको भी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट यहाँ से आ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन एक सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हुए। फिर आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है वही,
ऑल्सो सजेस्ट मेजर रिक्वायर्ड टू बी टेकन एरेडिकेट द मीनिंग्स ऑफ टेररिज्म। तो जो पॉइंट आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है, वही पॉइंट आपको यहाँ लिखना पड़ता है, अलग से कुछ पॉइंट नहीं आ रहा है टेररिज्म। टेररिज्म क्या है भाई, इसका एक अलग सा टेम्पलेट बनता है, वो टेम्पलेट भाई किसी भी क्वेश्चन आए उसको उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। अब देखिए, distinguish between care economy and monetized economy. How can care economy be brought into monetized economy through women empowerment? ठीक है, अब वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी। अब केयर इकोनॉमी क्या है, जो वुमेन्स घर पे काम कर रही हैं, ठीक है, उनके काम को एज इकोनॉमी में हम कंसीडर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं देते। लेकिन आप यदि केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी में लाना चाहते हो तो क्या किया जाए, तो भाई क्या करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन है ये। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. What are the salient feature of inclusive growth? Has India been experiencing such a growth process? Analyze and suggest measure for inclusive growth. ठीक है, तो ये क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या है इसमें वुमेन्स को आप शामिल, वुमेन्स क्या सबको आपको शामिल करना है मार्केट इकोनॉमी में। पुअर जो है उनको भी मार्केट इकोनॉमी में शामिल करना है, वुमेन्स उनको भी लाना है। तो ये क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन है आपका। ये देखिए यूएवी वाला, ठीक है, ये क्या है, यूएवी की हेल्प से आर्म्स एम्यूनेशन ड्रग एटसेट्रा वगैरह जो है ये क्रॉस बॉर्डर भेजा जाता है। इज अ सीरियस थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन है, एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ट्रांस बॉर्डर क्राइम along Myanmar, Bangladesh, Pakistan border, including line of control। ठीक है, ऑल्सो डिस्कस द रोल प्ले बाय वेरियस सिक्योरिटी फोर्स। अब जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्स जो रोल प्ले करती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। अब यहाँ पे जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है भाई, वो यूएवी के थ्रू भी तो होता है। यूएवी तो आपको पहले से पता है, ड्रोन वगैरह। यदि आप ये क्वेश्चन लिखते तो इसमें आपका एक पॉइंट जाता है ड्रोन वाला भी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपके पास ऐसे मिलते, यदि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होते तो आप इस क्वेश्चन में आराम से लिख सकते थे। ये देखिए बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए मेजर सोर्सेस ऑफ टेरर फंडिंग क्या है, मेजर सोर्स ऑफ टेररिस्ट फंडिंग, सेम क्वेश्चन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, यहाँ से जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वहाँ से भी टेरर फंडिंग होती है, ये सब आप लिख सकते थे। ये देखिए व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया, क्या क्या है इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लिंक्ड बाय बॉर्डर मैनेजमेंट। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ये क्या है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक है, नेक्सलिज्म है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, ये क्या है सब, ये सब क्या है, ये सब है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये होगा GS3 के एनालिसिस। अब बात करते हैं हम GS4 देखते हैं, एथिक्स। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको जो भी ये पॉइंट दिए ना, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, एप्टीट्यूड, इन जितने भी पॉइंट दिए इन पर आपके नोट्स होने चाहिए। इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, इन सब पे, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट दिए हुए ना, यहाँ पे आपके पास सबके ऊपर आपके पास नोट्स होना चाहिए। बस वो नोट्स और कुछ एग्जाम्पल्स वो आपके पास होना। तो क्वेश्चन जो होता है वो यहीं से रिपीट होता है। अब ये क्वेश्चन देखोगे, देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, इंटरनेशनल एड, ये देखिए इशू, एथिकल इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, ठीक है, इंटरनेशनल एड। करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ कोर वैल्यू इन द सोसाइटी, ठीक है, तो ये करप्शन वगैरह आपका किस में आ रहा है, ये आ रहा है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा है। प्रोबिटी की बात करें, ये देखिए प्रोबिटी इन गवर्नेंस, सेम दिया हुआ सीधे। इमोशनल स्किल्स की बात करें तो ये है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जो एथिक्स जो है, एथिक्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसके लिए आपको जो हमारा अपना सिलेबस है, ठीक है, उसके हर पॉइंट पे आपके पास नोट्स होना और आपके पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स होना और एक अच्छी प्रैक्टिस होना क्वेश्चन सॉल्व की, ठीक है। जितने आप क्वेश्चन लिखोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चन कैसे लिखना है, आप कोई PYQ इनको लिखिए, ठीक है। रही बात जो टेस्ट सीरीज की जो है ना, ये आप फुल लेंथ लगाइए एग्जाम के टाइम पर, तो इससे आपका क्या होगा, जो आप, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड वगैरह जो होती है, ठीक है, और जो करंट के कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके कवर हो जाते हैं कहाँ से, टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज वहाँ पे काम आती है, ना कि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें टेस्ट सीरीज का यूज़ करो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एनालिसिस
होप आप सबको पसंद आया होगा। एक लाइक तो बनता है मेरे इतने रिसर्च पर, मैंने इतनी मेहनत करी, आप एक कम से कम एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, और यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा इससे। ठीक है, तो आपको एक फाइनल हम लास्ट में कंक्लूजन देखें तो हमें इससे क्या लर्निंग मिल रही है, ठीक है, क्या सीखने को मिल रहा है। जो हमारा टॉपिक है लर्निंग इनसाइट फ्रॉम मेंस 2023, हमको इस जीएस पेपर से क्या लर्निंग मिल रही है, क्या इनसाइट देखने को मिला। पहली लर्निंग क्या है कि हमको हमारी प्रिपरेशन जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रखनी है। सेकंड लर्निंग क्या है कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीवाईक्यू से सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हुए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनकी थीम्स रिपीट हुई है, और जो सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं सिलेबस के पॉइंट से ही जनरेट हुए। तो यदि आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं, टेम्पलेट तैयार है, तो आप जब भी एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने टेम्पलेट को मॉडिफाई, ठीक है, कर सकते हो, आराम से आप उसको लिख सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है, आपके पास टाइम जो है, टाइम बच जाता है। यदि आपके पास बना बनाया एक टेम्पलेट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेन एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी, आपका टाइम बच जाएगा। जो 7 या 8 मिनट में लिख रहा है वो 6 मिनट में लिख दोगे, 5 मिनट पहले आप पेपर कंप्लीट करके बैठ जाओगे, ठीक है। और हर साल आप देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो किसी से नहीं बनते, ठीक है, सब लोग कुछ ना कुछ भी लिख कर आ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। जितना आप लिखोगे उतना आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, आपका माइंड उस तरह वर्क करने लगेगा कि आप जैसा भी क्वेश्चन आए उसमें एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे, छोड़ोगे नहीं। सिलेक्शन वहीं रुकता है, 3-4 जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे डील करना है, क्योंकि 3-4 जो क्वेश्चन है ना वो 10 नंबर का डिफरेंस पैदा कर देते हैं। यदि आप उन क्वेश्चन को करोगे तो आप 10 नंबर आगे रहोगे लोगों से। तो इसके लिए आंसर राइटिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी जो 15-16 क्वेश्चन है उनको कैसे तैयार करना है, तो उनको कैसे तैयार करना है इस वीडियो में आपने सीख लिया। तो 2023 के मेंस पेपर से हमको ये लर्निंग सीखने को मिली है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपने इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।